हर दिन टीवी विज्ञापनों और इन्फोमर्शियल से कई उत्पाद बेचे जाते हैं। अधिकतर टीवी पर दिखाए जाने वाले उत्पाद विज्ञापन के दावे पूरे करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते या नियम तोड़ते हैं, जिससे मुकदमे या कानूनी समस्याएं होती हैं। नंबर 10। 2010 के दशक की शुरुआत में टीवी पर खेल देखना लगभग असंभव था बिना कम से कम एक खिलाड़ी को अपनी कलाई पर एक अजीब प्लास्टिक बैंड पहने हुए देखे। गोल्फर और फुटबॉलर जैसे पेशेवरों ने पावर बैलेंस बैंड पहने, ये मानकर कि ये उनके प्रदर्शन में मदद करते हैं। गैर खिलाड़ी सेलिब्रिटी और राजनेता भी ये ब्रेसलेट पहनते थे, जो प्रदर्शन बढ़ाने का दावा करते थे, पर इन दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। पावर बैलेंस एक होलोग्राम ब्रेसलेट ब्रांड है जो 2010 और 2011 में लोकप्रिय हुआ था। मूल ब्रांड कैलिफोर्निया के दो भाइयों जोश और ट्रॉय रेडारमिल ने बनाया था। पावर बैलेंस के लोकप्रिय होने पर कई नकली ब्रांड भी आ गए थे। ये बैंड सिलिकॉन के होते थे, इनमें होलोग्राम डिस्क होती थी। रेडारमिल्स के मुताबिक उन्होंने होलोग्राम्स को अलग अलग फ्रीक्वेंसी से ट्रीट करने की कई तकनीकों पर प्रयोग किए। अंतिम परिणाम एक ऐसा होलोग्राम था जो शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा के साथ मिलकर पहनने वाले की शारीरिक क्षमता को बढ़ाता था। उन्होंने लचीलापन, फुर्ती और ताकत बढ़ाने की बात कही। कंपनी की वेबसाइट पर वीडियो में लोग पहले पावर बैलेंस बैंड के बिना तरह तरह के व्यायाम करते, फिर वही परीक्षण बैंड पहनकर दोहराते दिखाए गए। हर बार प्रदर्शन में बढ़ोतरी देखी गई। इन डेमोन्स्ट्रेशन ने कई खिलाड़ियों को आकर्षित किया और जल्दी ही सुपर बाउल, NBA फाइनल्स और एशेज में खिलाड़ियों की कलाई पर ये बैंड दिखने लगे। NBA स्टार शकील ओनिल के पहनने पर यह ब्रेसलेट तेजी से लोकप्रिय हुआ। लोगों ने सोचा, बड़े खिलाड़ी पहन रहे हैं तो जरूर फायदेमंद होगा। कुछ आम लोगों ने भी इसमें ऐसे फायदे देखे जो खेल से ज्यादा जुड़े नहीं थे। कुछ लोगों को यह गठिया के दर्द में आराम देने वाला या फिर उनकी संतुलन क्षमता को बेहतर करने वाला लगा, लेकिन बहुत से लोग उन दावों को लेकर संदेह में थे जो पावर बैलेंस कर रहा था। कंपनी ने होलोग्राम की कार्यप्रणाली की जानकारी साझा नहीं की क्योंकि ये मालिकाना और गोपनीय जानकारी थी। लोगों ने होलोग्राम को ध्यान से देखा तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो शरीर पर भौतिक प्रभाव डाले। कई अध्ययनों में परीक्षण प्रतिभागियों ने पावर बैलेंस, प्लेसिबो बैंड या बिल्कुल कोई बैंड नहीं पहना। अध्ययनों ने दिखाया कि पावर बैलेंस और रबर बैंड में कोई फर्क नहीं था। परीक्षण विषय अक्सर दूसरी बार परीक्षण करते समय बेहतर प्रदर्शन करते थे, चाहे वे कोई भी बैंड पहन रहे हों, क्योंकि वे पहले से जानते थे कि परीक्षण में क्या करना होगा और वे बेहतर तरीके से तैयार रहते थे। यह स्पष्ट था कि पावर बैंड सिर्फ एक प्लेसिबो से ज्यादा कुछ नहीं था। जो लोग ये अध्ययन कर रहे थे वे यह बताने के लिए उत्सुक थे कि इसका मतलब यह नहीं है कि पावर बैंड प्रदर्शन में सुधार नहीं कर रहा था, लेकिन यह प्रभाव होलोग्राम से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं था और पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक था। 2011 में पावर बैलेंस पर झूठे विज्ञापन को लेकर कई मुकदमे हुए। सबसे प्रमुख कार्रवाई ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने की, जिन्होंने कंपनी को ताकत, शक्ति या लचीलेपन में किसी भी बढ़ोतरी के झूठे और भ्रामक दावे वापस लेने पर मजबूर किया। उन्हें विज्ञापन और पैकेजिंग से परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी हटाने के लिए मजबूर किया गया। पावर बैलेंस ने दावा किया कि यह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में विज्ञापन से जुड़ा है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि उनके दावे वैज्ञानिक रूप से सही नहीं थे। अधिक मुकदमे आने पर कंपनी ने दिवालियापन घोषित किया और एक चीनी कंपनी ने इसे खरीद लिया, जिसे कंगन बनाने के पैसे देने थे। नंबर 9। वजन घटाने का उद्योग $100 अरब से भी ज्यादा का है और हर साल बढ़ता जा रहा है। इस उद्योग में असली इलाज और थेरेपीज हैं जो वजन कम करने में मदद करती है, लेकिन कई इलाज विज्ञापनों के दावे अनुसार काम नहीं करते। 2000 की शुरुआत में टीवी पर सबसे ज्यादा प्रचारित उत्पादों में कॉर्टिस्लिम था। ये उत्पाद एक वजन घटाने की गोली थी जो शरीर में कोर्टिसोल के स्तर को कम करके काम करने का दावा करती थी। कोर्टिसोल शरीर का मुख्य तनाव हार्मोन है और वर्षों से इसे वजन बढ़ने से जोड़ा जाता रहा है। वैज्ञानिक साहित्य में अब भी यह बहस जारी है कि कोर्टिसोल वास्तव में वजन बढ़ाने में कितना योगदान देता है और साथ ही तनाव का वजन पर कुल प्रभाव क्या है। लेकिन
कोर्टिस्लिम के किसी भी विज्ञापन में यह बहस कहीं भी देखने को नहीं मिली। कोर्टिस्लिम शॉन टेलबॉट ने विकसित किया, जो यूटा यूनिवर्सिटी में न्यूट्रिशन प्रोफेसर हैं। टेलबॉट के मुताबिक ये टैबलेट्स तनाव हार्मोन में दखल देकर वजन बढ़ने से रोक सकती थी। इस उत्पाद की कंपनी ने विज्ञापन कंपनियों के साथ काम किया, जो और आगे बढ़ी। ये टैबलेट न केवल कोर्टिसोल के कारण होने वाले अतिरिक्त वजन को रोक देगी, बल्कि ये काफी और लंबे समय तक वजन कम भी करेगी। विज्ञापनों के मुताबिक यह सब विज्ञान से समर्थित था। जो ग्राहक इन दावों वाले विज्ञापन को लेकर संदेह में थे, उन्हें कोर्टिस्लिम के विज्ञापन ने मना लिया। इन्फोमर्शियल्स को टॉक शो के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिससे ऐसा आभास होता था कि होस्ट एक पूरी तरह स्वतंत्र व्यक्ति है, जो वजन घटाने की गोली के निर्माताओं का उस बड़ी खोज के बारे में इंटरव्यू ले रहा है। विज्ञापन में ही बहुत कम संकेत थे जो ये बताते कि ये एक पेड प्रमोशन है। लेकिन 2004 तक कोर्टिस्लिम की सच्चाई सामने आने लगी थी। एफटीसी ने कंपनी पर झूठे दावों के लिए मुकदमा किया, क्योंकि उनके दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। कोर्टिस्लिम न सिर्फ कोई सबूत पेश नहीं कर सका, बल्कि जो भी सबूत मौजूद थे वे कंपनी के दावों के बिल्कुल उलट ही इशारा करते थे। ब्लाइंड ट्रायल्स में प्लेसिबो लेने वालों ने कथित वजन घटाने वाली गोली लेने वालों से ज्यादा वजन घटाया। कोर्टिस्लिम गोली के बारे में झूठ से भी ज्यादा परेशान करने वाली बात थी कंपनी के एक और प्रोडक्ट कोर्टिस्ट्रेस के बारे में। बंद होने से पहले कंपनी ने दावा किया था कि कोर्टिस्ट्रेस लेने से ऑस्टियोपोरोसिस, मोटापा, डायबिटीज, अल्जाइमर रोग, कैंसर और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का खतरा कम किया जा सकता है। जो लोग अपने भविष्य की सेहत को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने इस प्रोडक्ट पर करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए, जबकि इसके काम करने का कोई सबूत नहीं था। 1 साल बाद कोर्टिस्लिम निर्माता ने मामला सुलझाने पर सहमति दी। टेलबॉट ने कहा कि विज्ञापनदाताओं ने उनके प्रोडक्ट को गलत दिखाया, फिर भी उन्होंने गोलियों की बिक्री से मिली $1.12 मिलियन की संपत्ति छोड़ने पर सहमति दी। कोर्टिस्लिम और कोर्टिस्ट्रेस के विपणक पर $12 मिलियन का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया। लेकिन कई लोग चिंतित हैं कि ये लोगों को बहकावे में आकर उस प्रोडक्ट को खरीदने से रोकने के लिए काफी नहीं होगा। इसे दुकानों में रखने की अनुमति दी गई और इसे एक ऐसे मददगार उत्पाद के रूप में प्रचारित किया गया जो स्वस्थ आहार और फिटनेस रूटीन के हिस्से के रूप में वजन घटाने में मदद कर सकता है। शरीर के वजन पर कोर्टिसोल का कितना प्रभाव पड़ता है, इसको लेकर लगातार भ्रम बना हुआ है। ऐसे में सिर्फ कोर्टिस्लिम जैसा नाम भी कुछ लोगों के लिए प्रोडक्ट के बारे में अनुमान लगाने के लिए काफी हो सकता है, भले ही उस दावे को लेकर कोई विज्ञापन न हो। डाइटिशियनों ने उस समय चेतावनी दी थी कि वजन घटाने का समाधान गोलियों में नहीं मिल सकता, खासकर उन गोलियों में जो कोर्टिस्लिम जैसी तेज और आसान विधियों को बढ़ावा देती हैं। नंबर 8, डॉन लेप्रे को इन्फोमर्शियल्स का किंग कहा जाता था। उनका आधे घंटे का शो सबसे लोकप्रिय टीवी इन्फोमर्शियल्स में शामिल हुआ और कई लोगों को बिजनेस शुरू करने की प्रेरणा दी। लेप्रे की अमीर बनने की योजनाएं अधिकारियों को हद से ज्यादा लगी और उन्हें धोखाधड़ी में गिरफ्तार किया गया। लेप्रे ने अपनी पत्नी के साथ शुरू किए क्रेडिट रिपेयर बिजनेस के प्रमोशन के लिए टीवी पर आना शुरू किया। मुकदमे और कानूनी चुनौतियों के चलते बिजनेस बंद हुआ और लेप्रे को क्रेडिट सर्विसेज इंडस्ट्री से बैन किया गया। लेकिन वो जल्दी संभल गए और ऐसे बिजनेस में गए जो दूसरों को कंपनियां शुरू करने में मदद करता था। 90 के दशक में लेप्रे ने द मनी मेकिंग शो विद डॉन लेप्रे नाम से इन्फोमर्शियल शुरू किया। ये शो टॉक शो था जिसमें डॉन लेप्रे अपने बिजनेस और कमाई की योजनाएं बेचते थे। वह देश भर के अखबारों में छोटे छोटे क्लासिफाइड विज्ञापन देकर हफ्ते में $50,000 कमाने के दावे से मशहूर हुए। इस योजना की बुनियाद थी कि इन विज्ञापनों पर कम खर्च आता था। ज्यादातर लोग तो इन विज्ञापनों को देख भी नहीं पाते थे, जवाब देना तो दूर की बात है। इतने विज्ञापनों से उन्हें सफल व्यवसाय चलाने लायक ध्यान मिल जाता था। लेप्रे ने इस योजना और अन्य योजनाओं को एक पैकेज में पेश किया, जिसमें पुस्तिका, निर्देशात्मक रिकॉर्डिंग वाली ऑडियो टेपें और विज्ञापन देने के सुझाव थे। इन पैकेजों की लागत कुछ डॉलर थी, लेकिन ये करीब $80 में बिकते थे। इन पैकेजों ने कानून नहीं तोड़ा,
पर इनमें दी गई सलाह पैसों के लायक नहीं थी। ये पैकेज धोखाधड़ी जैसे दिखते हैं, फिर भी कुछ लोगों को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया। अधिकतर लोग सिर्फ लापरे की सलाह से सफल नहीं होते। सही प्रेरणा मिलने पर लोग इन योजनाओं से अच्छी कमाई कर सकते थे। लापरे की कानूनी परेशानियां तब शुरू हुईं जब उनकी कमाई की योजनाएं एक नए उत्पाद पर केंद्रित हो गई। 2004-2007 के बीच लापरे ने दुनिया का सबसे बेहतरीन विटामिन नामक उत्पाद बेचना शुरू किया। उन्होंने कहा कि यह विटामिन डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर और गठिया जैसी कई बीमारियों में मदद कर सकता है, जबकि असल में यह सिर्फ एक सामान्य विटामिन था। इन दावों के कारण FDA को उन्हें झूठे दावों से रोकने के लिए बार बार चेतावनी देनी पड़ी। लेकिन असल में वह विटामिन मुख्य चीज नहीं थी जिसे लापरे बेच रहे थे। उन्होंने एक ऐसा बिजनेस पेश किया जिसमें लोग विटामिन खरीदकर खुद बेच सकते थे। ग्राहक उत्पाद बेचने में मदद के लिए वेबसाइट खरीद सकते थे। ये वेबसाइटें अप्रभावी थी और पॉपअप और बैनर विज्ञापनों से भरी थी। ग्राहक उत्पाद को व्यक्तिगत रूप से बेचने में मदद के लिए पैकेज भी प्राप्त कर सकते थे। असल में दुनिया का सबसे बेहतरीन विटामिन एक पिरामिड योजना थी। लापरे को इस योजना के बारे में कई शिकायतें मिली और आखिरकार इसे 2007 में बंद कर दिया गया। मामला यही नहीं रुका। विटामिन के दावे भले ही झूठे थे, लेकिन लापरे ने कम से कम 2,20,000 लोगों को पिरामिड योजना में फंसा लिया था। 2011 में उन पर धोखाधड़ी और अवैध कारोबार को बढ़ावा देने के लिए धनशोधन के कई आरोप लगे। उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुकदमे से पहले ही उनकी मौत हो गई और वे मिश्रित विरासत छोड़ गए। नंबर 7, जूता कंपनी स्केचर्स ने किम कार्दाशियन और ब्रुक बर्ग जैसी मशहूर हस्तियों को अपने नए जूतों का प्रचार करने के लिए हायर किया, जिसमें दावा किया गया कि इन जूतों में ऐसी अनोखी फिटनेस और स्वास्थ्य संबंधी खूबियां हैं जो किसी और जूते में नहीं मिलती। इन विज्ञापनों को अक्सर टीवी पर दिखाया जाता था और यहां तक कि सुपर बाउल के दौरान भी चलाया गया था। आज ये जूते कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं हैं। इसका मुख्य कारण FTC द्वारा इन दावों की प्रामाणिकता पर की गई शिकायत है। स्केचर्स के शेपअप्स एक अनोखे जूते थे जिन्हें कथित तौर पर पहनने वाले की फिटनेस और समग्र रूप रंग को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इस जूते की खासियत थी इसका गोलाकार तलवा, जिसे खास तौर पर थोड़ा अस्थिर बनाया गया था। इसका मतलब था पहनने वाले को स्थिर रहने के लिए अलग तरह से चलना और खड़ा होना होता था। विज्ञापनों के अनुसार इस छोटे बदलाव से पहनने वाले को घर या रोजमर्रा के कामों में जूते पहनने से ही जिम वर्कआउट जैसे फायदे मिलेंगे। अतिरिक्त व्यायाम की जरूरत नहीं थी और पहनने वाले को वर्कआउट का एहसास भी नहीं होगा। लेकिन इन्हें थोड़े समय तक पहनने के बाद ही पहनने वाले को अपने निचले शरीर की मांसपेशियों में फायदे और अपनी मुद्रा में सुधार महसूस होने लगेगा। स्केचर्स ने जूतों को बेचने के लिए मशहूर हस्तियों का इस्तेमाल किया और ये 2009 और 2010 में जबरदस्त हिट रहे। लेकिन जल्दी फिट बनाने वाले इन जूतों को बेचने का यही उनका एकमात्र तरीका नहीं था। एक विज्ञापन में एक कायरोप्रैक्टर ने दावा किया कि उन्होंने इन जूतों पर स्वतंत्र अध्ययन किया है। इस अध्ययन ने स्केचर्स के सभी दावों का कथित तौर पर समर्थन किया, जिससे इन जूतों की लोकप्रियता बढ़ गई। विज्ञापनों में नहीं बताया गया था कि ये कायरोप्रैक्टर स्केचर्स की मार्केटिंग टीम के सदस्य से शादीशुदा थे। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया था कि उन्हें इस समर्थन के लिए पैसे दिए जा रहे थे और अध्ययन के नतीजों को दावों के समर्थन के लिए चुनकर दिखाया गया था। उस अध्ययन में कुछ भी स्वतंत्र या यह साबित करने वाला नहीं था कि शेपअप्स किसी अन्य जूते से बेहतर हैं। FTC ने स्केचर्स के खिलाफ एक मामला दर्ज किया और अंततः फुटवेयर कंपनी ने समझौते के तहत $40 मिलियन देने पर सहमति जताई। शेपअप्स या अन्य टोनिंग जूते खरीदने वाले रिफंड के पात्र थे, लेकिन स्केचर्स ने गलती नहीं मानी। उन्हें अपने जूतों के विज्ञापनों में किसी भी फिटनेस या स्वास्थ्य संबंधी दावे करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं थी कि ये दावे झूठे थे। हालांकि शेपअप जूतों को लेकर स्केचर्स पर यह एकमात्र कानूनी कार्रवाई नहीं थी। इस जूते की खासियत इसका रॉकर बॉटम था, जो चलने के तरीके को बदलने के लिए जूते को अस्थिर बनाता था, लेकिन अस्थिरता दिखाती थी कि यह पारंपरिक जूतों से कम सुरक्षित था।
400 से अधिक लोगों ने स्केचर्स के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जूता पहनते समय वे गिर गए थे। कुछ लोगों को लिगामेंट्स, हड्डियों का नुकसान हुआ और कई को चिकित्सकीय देखभाल चाहिए थी। स्केचर्स पर मुकदमे दायर हुए ताकि जूता पहनने से नुकसान झेलने वालों की मदद हो सके। कंपनी ने अधिकतर मामलों में समझौता किया, पर कुछ में देरी से मुकदमे दायर होने पर वे अदालत से खारिज हो गए। नंबर 6, वित्तीय संकट के चरम पर रियल एस्टेट गुरु और वकील जॉन बेक ने एक ऐसा उत्पाद प्रचारित किया जो लोगों को जल्दी अमीर बनने में मदद करेगा। दुर्भाग्यवश जॉन बेक द्वारा बेचे गए उत्पाद में कुछ भी जल्दी या आसान नहीं था और उन्हें करोड़ों की रकम वापस करने का आदेश दिया गया। जॉन बेक की अमेजिंग प्रॉफिट्स ने 2008 में कोचिंग प्रोग्राम और किट्स बेचने शुरू किए। जॉन बेक का फ्री एंड क्लियर रियल एस्टेट सिस्टम, जेफ पॉल के शॉर्टकट्स टू इंटरनेट मिलियंस और जॉन अलेक्जेंडर का रियल एस्टेट रिचेस जैसे उत्पादों का विज्ञापन किया गया था। ऐसे समय में जब पूरे अमेरिका में अनगिनत लोग आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे थे, सब कुछ बदलने और हालात का फायदा उठाने का मौका कई दर्शकों के लिए बेहद आकर्षक था। जॉन बेक का फ्री एंड क्लियर रियल एस्टेट सिस्टम डीवीडी, सीडी और मैनुअल्स का सेट था, जो रियल एस्टेट से जल्दी अमीर बनने का दावा करता था। एक तरीका था सरकारी कर बकाया नीलामियों से संपत्ति खरीदना। इसके बाद ग्राहक उन संपत्तियों को जल्दी से बेच देता या किराए पर दे देता, जिससे वह भारी मात्रा में पैसा कमाता। बेक ने निवेश पर बड़ा मुनाफा देने का वादा किया और अपने विज्ञापनों में योजना को आसान और तेज बताया, लेकिन ज्यादा जानकारी नहीं दी। जो कोई भी कुछ ज्यादा व्यक्तिगत सलाह चाहता था, वह कोचिंग सेवा खरीद सकता था, जिसकी कीमत $195 से लेकर $14,995 तक थी। ये महंगा लग सकता था, लेकिन इन्फोमर्शियल्स ने दावा किया कि ग्राहक जल्दी अपनी रकम वसूल लेंगे, इसलिए कीमत उचित थी। इस उत्पाद को खरीदने से ग्राहक की मुलाकात कोचों से होती थी, जिन्हें विशेष रूप से बेक द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। कोच फोन पर विज्ञापन करते और नीलामी में आने वाली संपत्तियों के बारे में सुझाव देते थे। ग्राहकों ने जोश बेक सिस्टम खरीदने में $92 मिलियन खर्च किए और कोचिंग सेवाओं पर $175 मिलियन और खर्च किए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने पाया कि सलाह बिल्कुल बेकार थी। ग्राहकों को उन प्रॉपर्टीज के बारे में टिप्स दी गई जो नीलामी के लिए जा रही थी, लेकिन ये जोश बेक द्वारा इन्फोमर्शियल्स में प्रचारित किए गए झटपट मुनाफे वाले सौदे से बहुत अलग थी। वे जमीन के टुकड़े थे जिन पर अक्सर कोई इमारत नहीं होती थी या यहाँ तक कि पानी की सुविधा भी नहीं होती थी। हालात तब और बिगड़ गए जब जिन्होंने कंपनी को संपर्क जानकारी दी थी, उन्हें दिन रात किसी भी वक्त फोन आने लगे और उन्हें और उत्पाद व कोचिंग योजनाएं बेचने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि जब उन्हें दोबारा संपर्क न करने के लिए कहा गया, तब भी कंपनी लगातार कॉल करती रही। यह एक ऐसी चीज है जो कानून के खिलाफ है। 2009 में एफटीसी ने बेक और जॉन बेक अमेजिंग प्रॉफिट्स के अन्य सदस्यों पर मामला दर्ज किया। कुछ ग्राहकों ने फोन कॉल रिकॉर्ड की थी, जिन्हें अदालत में चलाया गया। आक्रामक बिक्री रणनीतियों और अधिकांश ग्राहकों के पैसे गंवाने के चलते बेक और अन्य प्रतिवादियों पर भारी जुर्माना लगा। हालांकि बेक ही अकेले इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन उनका नाम उत्पाद से जुड़ने के कारण उसे एक वैधता का एहसास मिला। वह वर्षों से धोखाधड़ी के खिलाफ अभियान चला रहे थे। उनका नाम ऑनलाइन खोजने पर कई विश्वसनीय स्रोत मिलते थे, जो उनकी सलाह और रियल एस्टेट व कानून के अनुभव के आधार पर उनकी सिफारिश करते थे। धोखा उस व्यक्ति से आया था जिसे पहले कई लोग भरोसेमंद मानते थे, जोश बेक। अमेजिंग प्रॉफिट्स के खिलाफ फैसला 2012 में आया था, लेकिन 2025 तक एफटीसी ने उन लोगों को भुगतान भेजना शुरू नहीं किया था जिन्होंने पैसा कमाने वाले और कोचिंग कार्यक्रमों के लिए पैसे दिए थे। इस बीच खुद बेक का कोई अता पता नहीं है। उन्हें आखिरी बार 9 फरवरी 2016 को ओकलैंड, कैलिफोर्निया में देखा गया था। अब उनकी लोकेशन किसी को नहीं पता। नंबर 5। इस इंडस्ट्री के कई लोगों के लिए 2024 में कार शील्ड पर मुकदमा हैरानी की बात नहीं थी। ऐसा ही मामला उन ग्राहकों के साथ था जो सालों से कंपनी की शिकायत कर रहे थे। कार शील्ड एक वाहन सेवा अनुबंध देने वाली कंपनी है। 2005 में स्थापित, इसने आक्रामक टीवी विज्ञापन और टेली मार्केटिंग से प्रचार किया। विज्ञापनों के आधार पर यह किसी भी व्यक्ति के लिए एक आदर्श कंपनी लगती थी,
जो इस बात को लेकर चिंतित था कि अगर उनकी कार खराब हो जाए तो क्या होगा। एक छोटी मासिक फीस के बदले कारशील्ड ने मन की शांति देने का वादा किया। किसी ग्राहक की कार का एक्सीडेंट या मैकेनिकल समस्या होने पर वे देश में कहीं भी मैकेनिक के पास जाकर सिर्फ एक छोटी डिडक्टिबल राशि देते थे। कारशील्ड ने शेष खर्च कवर करने और ग्राहक को वर्कशॉप के दौरान रेंटल कार देने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि उनके पास विकल्प और लचीलापन है, जिससे वे डीलरशिप्स की एक्सटेंडेड वारंटी से बेहतर हैं। कवरेज भी काफी व्यापक लग रही थी, जिससे यह प्रचारित किया गया कि ग्राहकों को फिर कभी मरम्मत के खर्चों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अमेरिका में कई लोग अपनी कारों पर निर्भर है, इसलिए कारशील्ड जैसी कंपनियों का बड़ा ग्राहक आधार बनना हैरानी की बात नहीं है। कारशील्ड की सबसे बड़ी ताकत उसकी ग्राहकों के प्रशंसा पत्र थी। कई विज्ञापनों में खुद को असली कारशील्ड ग्राहक बताने वाले लोग दिखाए गए थे। उन्होंने अपनी सकारात्मक अनुभवों के बारे में बात की और बताया कि उन्होंने इन सेवाओं के जरिए कितने पैसे बचाए। आइस-टी जैसे सेलिब्रिटी की सिफारिशों से ब्रांड लोगों के दिमाग में बस गया। लेकिन अगर कोई ग्राहक ऑनलाइन इस सेवा को खोजता तो उसे बहुत अलग धारणा बनती। सकारात्मक ग्राहक अनुभव मिलना संभव था, लेकिन ऑनलाइन अधिकांश समीक्षाएं नकारात्मक थीं। अधिकांश ग्राहकों को यह बात तभी पता चली जब उन्हें मरम्मत की जरूरत पड़ी कि उनकी कवरेज में वो सब कुछ शामिल नहीं था जैसा विज्ञापनों में बताया गया था। कई लोगों को जेब से हजारों डॉलर चुकाने पड़े, साथ ही लंबा इंतजार और कार किराए पर भी नहीं मिली। एक बड़ी शिकायत थी कि कई मैकेनिक कारशील्ड की कवरेज स्वीकार नहीं करते थे। इसका मतलब था कि ग्राहकों के पास बहुत सीमित विकल्प थे कि वे किसके पास जा सकते हैं। इस नकारात्मक अनुभव के कारण कई लोग ऑनलाइन पूछने लगे कि क्या कारशील्ड वास्तव में एक घोटाला है। 2024 में एफटीसी ने कारशील्ड और कारशील्ड के कॉन्ट्रैक्ट संभालने वाली कंपनी अमेरिकन ऑटो शील्ड के खिलाफ शिकायत दर्ज की। उन्होंने आरोप लगाया कि कारशील्ड के विज्ञापनदाता और टेलीमार्केटर्स भ्रामक दावे कर रहे थे और ग्राहकों से ऐसी कवरेज का वादा कर रहे थे जो मौजूद ही नहीं थी। जब विभिन्न कॉन्ट्रैक्ट्स की बारीकी से जांच की गई तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था जो विज्ञापनों के आधार पर ग्राहकों की उम्मीद के मुताबिक व्यापक कवरेज प्रदान करता हो। हर पैकेज में कोई न कोई अपवाद था जिससे ग्राहकों को अनपेक्षित खर्च उठाना पड़ता था। कारशील्ड और अमेरिकन ऑटो शील्ड ने शिकायत सुलझाने के लिए करीब $10 मिलियन देने पर सहमति दी। ज्यादातर पैसा उन ग्राहकों को लौटा जिन्होंने कंपनी से जुड़कर यह सोचा था कि उन्हें सुकून मिलेगा। कंपनियों पर उनके भ्रामक मार्केटिंग तरीकों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और भविष्य में उन्हें कवरेज को और स्पष्ट करना होगा। दुर्भाग्यवश कारशील्ड अकेली सेवा नहीं है जो भ्रामक मार्केटिंग के कारण जांच में आई है। कारशील्ड की मुख्य प्रतिस्पर्धी कंपनियों में से एक एंड्योरेंस जैसी अन्य कंपनियों को भी ग्राहकों के मरम्मत के दावों को खारिज करने के लिए क्लास एक्शन मुकदमों का सामना करना पड़ा है। नंबर 4, ब्लेंजेट ने अपने प्रोडक्ट को मज़ेदार और सेहतमंद जीवन शैली अपनाना आसान बनाने के तरीके के रूप में प्रमोट किया, लेकिन यही प्रोडक्ट कई लोगों को मेडिकल सहायता लेने के लिए मजबूर कर देता था और कई लोग ऐसे थे जो रिप्लेसमेंट का इंतजार करते रह गए जो कभी आया ही नहीं। ब्लेंजेट की स्थापना 2017 में हुई और अगले साल उसने पोर्टेबल ब्लेंडर लॉन्च किया जिससे वो मशहूर हुआ। यह ब्लेंडर पारंपरिक ब्लेंडर से छोटा था, लेकिन इसे ऐसे प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट किया गया था जिसे आप कहीं भी ले जा सकते हैं और कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रिचार्जेबल बैटरियों से चलता था जिसे पावर सोर्स में लगाने की ज़रूरत नहीं थी और ये इतना छोटा था कि बैग या कार के कप होल्डर में रखा जा सकता था। 2020 में कंपनी ने ब्लेंजेट 2 लॉन्च किया जिसे पिछले मॉडल में सुधार बताकर पेश किया गया था। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक इसमें बेस से हटकर लगे खास ब्लेड्स थे जिससे बवंडर जैसा प्रभाव बनता और ब्लेंडिंग अधिक प्रभावी होती थी। इसका दावा था कि सामग्री को जार के पीछे प्रति सेकंड 275 बार फेंका जा सकता है और ये ओरिजिनल ब्लेंड जेट से 5 गुना ज्यादा ताकतवर था। डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया गया कि स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स कितनी जल्दी सामग्री को स्मूथ पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट की खरीद में सुरक्षा का ध्यान जरूरी है। लेकिन इस ब्लेंडर के ब्लेड्स जितने खतरनाक हो सकते हैं, ऐसे में सुरक्षा और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। ब्लेंजेट ने गलती से
ब्लेंडिंग रोकने के लिए लॉक मोड प्रमोट किया। इसका मतलब था इसे पर्स में रखना या इससे पीना सुरक्षित है। दुर्भाग्य से ज्यादा समय नहीं बीता था कि ग्राहकों ने पता लगा लिया कि यह उतना सुरक्षित नहीं है जितना ब्लेंजेट ने बताया था। ग्राहकों को जिन सबसे बड़े समस्याओं का सामना करना पड़ा उनमें से एक थी ब्लेड का ढीला हो जाना या तब भी चलना जब उन्हें बंद होना चाहिए था। कुछ ग्राहकों को हाथों और बाजुओं में चोटें आईं जिनके लिए इलाज की जरूरत पड़ी और स्थिति तब बिगड़ी जब बेस प्रोडक्ट में आग लगने की कई रिपोर्ट्स आईं जिससे ब्लेंडर व आसपास की चीजें क्षतिग्रस्त हुईं। अधिकारियों को सैकड़ों खराब ब्लेंडर की रिपोर्टें मिली और दिसंबर 2023 तक ब्लेंडजेट को कार्रवाई करनी पड़ी। कंपनी ने उन उत्पादों के लिए अक्टूबर 2020 से नवंबर 2023 के बीच बेचे गए उत्पादों के लिए रिकॉल नोटिस जारी किया। हालांकि उत्पाद में खतरे के संकेत नहीं थे, फिर भी ग्राहकों को इसका इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई क्योंकि जोखिम ज्यादा था। रिप्लेसमेंट पाने के लिए ग्राहकों से कहा गया कि वे ब्लेंडर के अंदर मौजूद ओ रिंग को काट दे और अपने ब्लेंडर के रिकॉल किए गए होने का प्रमाण देते हुए उसकी फोटो भेजे। उन्हें बताया गया कि नया बेस मिलेगा जिससे वे उत्पाद इस्तेमाल कर सकेंगे। एक व्यक्ति को नया बेस मिला लेकिन नए ब्लेंडर के ब्लेड खराब होने पर वह घायल हो गया। यह उत्पाद अब भी असुरक्षित था। असंख्य ग्राहकों को तो कभी कोई रिप्लेसमेंट मिला ही नहीं। व्यक्तिगत चोट के वकील कंपनी पर मुकदमा करने के लिए ग्राहकों को जुटा रहे थे, तभी एक और अपडेट आया। 2025 की गर्मियों में एक ग्राहक ने रिप्लेसमेंट के लिए 1 साल इंतजार करने के बाद मदद के लिए स्थानीय समाचार चैनल से संपर्क किया। समाचार चैनल ने इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि ब्लेंजेट शायद बंद हो चुका है। अमेरिकी उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा आयोग के अनुसार मई 2025 तक ब्लेंजेट अब व्यवसाय में नहीं था। इसका मतलब था कि रिकॉल के तहत मिलने वाला समाधान अब उपलब्ध नहीं था और ग्राहकों को अपना ब्लेंडर फेंकना ही था। मामले को उलझाने वाली बात यह है कि ब्लेंजेट की वेबसाइट अभी भी चालू है और कंपनी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्यापार बंद होने के बाद भी नए उत्पादों का प्रचार कर रहे हैं। नंबर 3, ऐसा लग सकता है कि टीवी पर दिखाए जाने वाले उत्पादों से जुड़ी सबसे बड़ी मुकदमेबाजी ज्यादातर उन उपभोक्ताओं से आती है जो अपने मिले उत्पाद से असंतुष्ट हैं, लेकिन कई मुकदमे और कानूनी मामले उपभोक्ताओं से जुड़े नहीं होते। ये कंपनियां जिनके उत्पाद मिलते जुलते हैं अक्सर इस बात पर बहस करती हैं कि उनके उत्पाद का आइडिया चुराया गया या नहीं। कंपनी टेलीब्रांड खुद को इन विवादों के केंद्र में पाती थी। टेलीब्रांड पहली कंपनी थी जिसने एज सीन ऑन टीवी लोगो के साथ खुद का प्रचार किया। ये कंपनी एम्ब्रोसिया सनग्लासेस और पॉकेट होज जैसे उत्पादों का प्रचार करती है। आजकल ये कंपनी बल्ब हेड नाम से जानी जाती है, लेकिन ये अब भी वही संगठन है जो 80 के दशक में था। 2010 के दशक के अंत में टेलीब्रांड ने ऐसे उत्पादों का प्रचार शुरू किया जो एक साथ कई पानी के गुब्बारे जल्दी भरने के लिए बने थे। सबसे प्रसिद्ध बैटल बलून्स खिलौना था, साथ ही अलग दर्शकों के लिए भी अन्य डिजाइन आए थे। इसका डिजाइन बहुत साधारण था। ये ट्यूबों की एक श्रृंखला थी जिन्हें पानी के गुब्बारों से जोड़ा जा सकता था और ये सभी एक ही छेद से जुड़े होते थे जिससे नली से जोड़ा जाता था। ये पानी के गुब्बारों को जल्दी भरता था और वे खुद सील हो जाते थे। ये 1 मिनट में 100 पानी के गुब्बारे बनाने के लिए बना था, जिससे बड़े परिवारों की पानी की लड़ाई आसान होती थी। जैसे ही बैटल बलून्स और ऐसे उत्पाद अमेरिका की दुकानों में आए, एक दूसरी कंपनी भी वही उत्पाद बेचने लगी। कई साल पहले जोश मलोन ने अपने 8 बच्चों के लिए घंटों तक पानी के गुब्बारे बनाते हुए इस खिलौने का आइडिया सोचा था। वो चाहते थे कि काम जल्दी हो, लेकिन बाजार में वैसा कुछ नहीं था। उन्होंने बंच ऑफ बलून्स डिजाइन किया जो टेलीब्रांड के बैटल बलून जैसा था। मेलोन ने खिलौने को किकस्टार्टर पर प्रमोट कर फंडिंग पाई। जीरो इन टेनिस एंटरप्राइजेस के तहत मेलोन ने प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, लेकिन देखा कि टेलीब्रांड का प्रोडक्ट पहले ही दुकानों में है। मेलोन के मुताबिक टेलीब्रांड के किसी ने उनकी किकस्टार्टर कैंपेन देखी थी। कंपनी का एक प्रतिनिधि उनके पहले ग्राहकों में से था और उन्होंने
मेलोन के डिजाइन का इस्तेमाल करके अपना खुद का खिलौना बना लिया था। ये तब हुआ जब मेलोन के पास उसका पेटेंट था। 2017 में टेली ब्रांड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एजे कुबानी ने कहा था कि जब उन्होंने अपना पहला वाटर बलून खिलौना पेश किया था तब कोई भी लागू पेटेंट या प्रकाशित पेटेंट आवेदन मौजूद नहीं था। उनका दावा था कि उनके पास यह मानने का कोई कारण नहीं था कि वे बैटल बलून्स या इससे मिलते जुलते किसी भी उत्पाद को नहीं बना सकते। मेलोन और जिन कंपनियों के साथ वे काम करते थे उन्होंने इस दावे से असहमति जताई। 4 साल की प्रक्रिया में उन्होंने कहा कि टेली ब्रांड ने न सिर्फ उनके पेटेंट का उल्लंघन किया बल्कि जानबूझकर किया। शुरुआत में टेली ब्रांड ने डिजाइन में थोड़ा बदलाव किया ताकि वह पेटेंट से अलग दिखे, लेकिन साफ था कि यह अब भी वही उत्पाद था जो बंच ओ बलून्स खिलौने जैसे ही सिद्धांतों पर काम करता था। अंत में जूरी ने टेली ब्रांड को जानबूझकर पेटेंट उल्लंघन का दोषी पाया और मेलोन और जीरो इन टेनिस एंटरप्राइजेस को बड़ा हर्जाना देने का आदेश दिया। जज ने मामले को एक कदम और आगे ले जाने का फैसला किया। पूरी प्रक्रिया में टेली ब्रांड ने बाधा डाली, जिससे जज ने कंपनी की देय राशि दोगुनी कर दी। संघर्ष के अंत में मेलोन को करीब $31 मिलियन का मुआवजा मिला, जिसमें कुछ रकम नकली खिलौने बेचने वाली दुकानों को चुकानी पड़ी। नंबर 2, 2008 में टीवी पर विज्ञापन आने लगे जो एक पारंपरिक जापानी तकनीक का प्रचार कर रहे थे, जिसके बारे में कहा गया था कि इससे अद्भुत स्वास्थ्य लाभ होते हैं। कांदो की फुटपैड्स ने पानी और हवा में मौजूद हानिकारक पदार्थों का डर दिखाकर उपभोक्ताओं को बीमारियों से बचने के लिए उनका उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित किया। इस भ्रामक विज्ञापन अभियान ने उन्हें कई मिलियन डॉलर कमाए, लेकिन इसी के चलते FTC की जांच शुरू हुई, जिसने उनकी सारी कमाई छीन ली। कानोकी ने उत्पाद प्रचार के लिए टीवी व ऑनलाइन विज्ञापन चलाए। एक विज्ञापन में दर्शकों से पूछा गया कि क्या वे भोजन, पानी और हवा में मौजूद ऐसे विषैले तत्वों के जरिए जिनसे बचा नहीं जा सकता खुद को जहर दे रहे हैं। ये डर उस समय बढ़ रहा था, खासकर जब अधिक से अधिक लोग ये समझने लगे थे कि प्रदूषण के कारण पर्यावरण में कितने हानिकारक और खतरनाक रसायन डाले जा चुके हैं। विज्ञापनों में दावा किया गया कि एक प्राचीन जापानी रहस्य विषैले तत्वों को दूर कर सकता है, कई तरह के लक्षणों से राहत दे सकता है और बेहतरीन सेहत दे सकता है। यह उत्पाद एक चिपकने वाला पैड था जो रात में पैड पर लगाया जाता था। विज्ञापनों के अनुसार यह पैड सोते समय पैरों से विषैले रसायन बाहर निकालता था, जिससे सुबह व्यक्ति खुद को स्वस्थ और तरोताजा महसूस करता था। इनमें भारी धातुएं, चयापचय अपशिष्ट, सेल्यूलाइट और परजीवी शामिल थे। विज्ञापनों में एक इस्तेमाल हुआ कानों की फुटपैड दिखाया गया जो भूरे रंग की गंदगी से ढका था और दावा किया गया कि यह शरीर से विषाक्त पदार्थ निकालता है। लेकिन यह एकमात्र सबूत नहीं था जिससे यह दावा करने के लिए पेश किया गया कि फुटपैड वास्तव में काम करते हैं। विज्ञापनों में उपयोगकर्ताओं पर किए गए प्रयोगशाला परीक्षणों के कथित नतीजे दिखाने वाले चार्ट भी थे। चार्ट में सीसा, पारा और एस्बेस्टस में उल्लेखनीय कमी दिखी थी। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत से लोग अपनी सेहत और अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं इसे लेकर चिंतित थे और वे विज्ञापनों से आकर्षित हो गए। जो लोग यह मानते थे कि उन्हें समझ नहीं आता कि फुटपैड्स कैसे काम करते हैं, वे भी इस बात के सबूत से प्रभावित हो सकते थे कि वे सचमुच काम करते हैं। इस उत्पाद को आकर्षक बनाने वाली केवल इसकी डिटॉक्सिफाइंग विशेषताएं ही नहीं थी। इसने खुद को हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन आदि के इलाज के रूप में प्रचारित किया। इन समस्याओं से जूझ रहा व्यक्ति छुटकारा पाने के लिए कुछ भी आजमाने को तैयार होता है, लेकिन दुर्भाग्यवश विज्ञापनों में प्रस्तुत किए गए सभी सबूत पूरी तरह से मनगढ़ंत थे। कानोकी द्वारा किए जा रहे किसी भी दावे के पीछे कोई वास्तविक सबूत नहीं था। प्रयोगों से पता चला कि मानव पसीने की रासायनिक प्रतिक्रिया से फुटपैड्स काले या भूरे हो जाते थे। नल का पानी या भाप भी वही प्रतिक्रिया देते थे, जिससे साबित होता है कि रंग बदलना शरीर से हानिकारक पदार्थ निकलने से जुड़ा नहीं था। स्क्रीन पर दिखाए गए लैब परिणाम और विज्ञापनों के दावे फर्जी थे। इन्हें कोई असली वैज्ञानिक अध्ययन समर्थन नहीं करता था। 2009 में FTC ने
कानों की फुटपेड्स के विपणनकर्ताओं पर मामला दर्ज किया। उन पर भ्रामक विज्ञापन का आरोप लगाया गया था और लंबी अदालती कार्यवाही के बाद कोर्ट ने फुट पैड्स के निर्माताओं को ऐसी डिवाइस बेचने या उसका प्रचार करने से रोक दिया जो किसी बीमारी के इलाज या स्वास्थ्य लाभ का दावा करे। उन्हें $14.5 मिलियन चुकाने का आदेश मिला। इसके बाद एक सामूहिक मुकदमा दायर किया गया जिसमें ग्राहकों को उन उत्पादों के पैसे वापस मिले जो काम नहीं करते थे। नंबर 1, 2000 के शुरुआती वर्षों में एक धातु कंगन ने लगातार दर्द से राहत का दावा किया जिसमें पुरानी और नई तकनीक का हवाला दिया गया। लेट नाइट इन्फोमर्शियल्स ने क्यूरे ब्रेसलेट को सबसे प्रसिद्ध दर्द निवारक उपकरणों में से एक बना दिया और इसके पीछे की कंपनी ने करोड़ों डॉलर कमाए। अध्ययनों ने दिखाया कि यह प्लेसिबो से बेहतर नहीं था। क्यूटी, जो क्यूरे ब्रेसलेट बनाती है, की स्थापना एंड्रयू पार्क ने 1990 के दशक में की थी। पार्क ने कहा कि 1994 में बार्सिलोना में उन्हें पहली बार एक दर्द निवारक ब्रेसलेट मिला और उसे पहनते ही उनकी कमर के निचले हिस्से का दर्द कम हो गया। कुछ वर्षों में वह ऐसे ब्रेसलेट बेचने लगे जो शरीर के दर्द को दूर करने का दावा करते थे। क्यूरे के अनुसार धातु का आयनीकरण उपचार हुआ जिससे उसमें दर्द दूर करने की शक्ति आ गई। ये ऐसा एक्यूपंक्चर जैसी पारंपरिक चीनी चिकित्सा में बताए गए ऊर्जा प्रवाहों और चैनलों का उपयोग करके करता था। क्यूरे को इस तरह डिजाइन किया गया कि वह कलाई के उन बिंदुओं पर पहना जाए जहां एक्यूपंक्चर असर करता है, जिससे आयनीकृत धातु शरीर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सके। टीवी पर दिखाए जाने वाले उन कई स्वास्थ्य उत्पादों की तरह जो बाद में धोखा निकले, क्यूरे भी ऐसा लगता था मानो उसके पक्ष में विज्ञान हो। एक इन्फोमर्शियल में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के एक कायरोप्रैक्टर और शोधकर्ता को बुलाया जिसका पदनाम उसकी राय को वैधता देता था। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एक निजी स्कूल है जो प्राकृतिक चिकित्सा व एक्यूपंक्चर में डिग्रियां देता है। कायरोप्रैक्टर ने व्यक्ति के क्यूरे ब्रेसलेट पहनने पर उसे देखने के लिए इंफ्रारेड थर्मोग्राफिक डिवाइस का उपयोग किया। इमेजिंग से पता चला कि कलाई बैंड पहनने से पहले शरीर गर्म था जिससे दर्द हुआ। मरीज ने ब्रेसलेट पहनते ही शरीर ठंडा हुआ और दर्द घट गया। लेकिन गहराई से अध्ययनों में पाया गया कि क्यूरे में दर्द राहत के लिए कुछ नहीं था। मायो क्लिनिक के एक अध्ययन में दिखाया गया कि दर्द से पीड़ित लोगों को ब्रेसलेट पहनने के दौरान कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन ये राहत उतनी ही थी जितनी उन्हें प्लेसिबो डिवाइस पहनने पर मिली थी। शोधकर्ता इस बात से हैरान थे कि प्लेसिबो से इतनी ज्यादा दर्द में राहत कैसे मिली, लेकिन उन्हें इस बात पर कोई हैरानी नहीं हुई कि क्यूरे डिवाइस में खुद ऐसा कुछ नहीं था जो दर्द में मदद करे। यहां तक कि इन्फोमर्शियल में दिखे कायरोप्रैक्टर को भी विश्वास नहीं था कि क्यूरे से उन्हें सच में दर्द में राहत मिली थी। मरीज को बस विश्वास था कि यह असरदार है। एफटीसी ने क्यूटी पर मामला दर्ज किया। कोर्ट में डिवाइस निर्माता ने माना कि आयोनाइजिंग शब्द सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि पोलराइजिंग शब्द पर पोलरॉइड कंपनी ने रोक लगा दी थी। उनके चमत्कारी डिवाइस के निर्माण में जो विज्ञान लगाया गया था वह पूरी तरह से काल्पनिक था। फिर भी वकीलों ने तर्क दिया कि लोगों को दर्द से राहत मिली थी और इसके प्रमाण भी थे। उन्होंने माना कि दर्द से राहत प्लेसिबो प्रभाव के कारण थी, जो इस पर निर्भर करता है कि लोग उस पर विश्वास करें। उन्होंने ऐसा भ्रामक विज्ञापनबाजी के कारण माना जिससे लगा कि क्यूरे पहनने से ही दर्द कम हुआ। ये तर्क जजों ने नहीं माना। भ्रामक विज्ञापन अवैध है, चाहे वह ग्राहक को लाभ दे। अपने अंतिम फैसले में अध्यक्षता कर रहे जज ने लिखा, उद्धरण, प्रतिवादी मानो यह कह रहे हों 17वें आयाम के लाभकारी प्राणी इस कंगन का उपयोग एक बीकन के रूप में करते थे ताकि वे उन लोगों को ढूंढ सके जिन्हें दर्द से राहत की जरूरत है और हर रात उन्हें अपने गृह ग्रह पर ले जा सके। विज्ञान के लिए अज्ञात तरीकों से स्वास्थ्य देना। क्यूटी ने कई बार अपील करने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे अनुमानित 22.5 मिलियन मुनाफा और 87 मिलियन रिफंड वापस करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह उत्पाद बिकता रहा, पर अब कंपनी का दावा है कि इलाज वैज्ञानिक कारण से नहीं बल्कि सशक्तिकरण से होता है। धन्यवाद सभी को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो जरूर उस लाइक बटन को दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि
हमारे सभी आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मेरा नाम टॉप 5 अननोन है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।